नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और तारीख 23 दिन शुक्रवार का ये करंट अफेयर्स है। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के साथ साथ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप एग्जाम गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूले। सुबह के 7 बजे ये पीडीएफ यहाँ पे अपडेट हो जाती है, साथ में वीडियो की लिंक भी रहती है। डेली करंट अफेयर्स आपको एग्जाम गुरुजी का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां पर भी अपडेट लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के जो और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के 2022 के जो भी करंट अफेयर्स हैं, पूरे वार्षिक करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स, उसको हम अलग अलग भाग में बांट करके करेंगे। इसकी क्लास भी बना दी गई है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पर संपूर्ण 2022 करंट अफेयर नाम की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर हम धीरे धीरे कैटेगराइज करके अलग अलग वहां पे क्लासेस बनाते जाएंगे। तो आप क्लास का नोटिफिकेशन आप वहां पे ऑन कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो जब वो क्लास स्टार्ट होगी तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। साथ में यदि आपके वहां पे कुछ सुझाव है या डिमांड है कि और किन किन भागों की बांटा जा सकता है, तो आप हमें बता सकते हैं। और थोड़ा सा पहले आप बताएंगे, अभी हमारे पास समय है, हमने पहले से ही क्लासें बना दी हैं। जैसे अभी हमने रक्षा और अंतरिक्ष को रखा है, साथ में खेलों को रखा है और मध्य प्रदेश का रखा है। आर्थिकी और प्रमुख खबरें जो रहेंगी उसकी एक क्लास आपको जल्दी वहां पे और अपडेट हो जाएगी। तो हम छोटे छोटे भागों में करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही करंट अफेयर्स में यदि हम उसको 5 से 6 घंटे की क्लास ले लेंगे, तो सारी चीजें क्या होती है, ओच पोच हो जाती है, भूसा हो जाता है एक तरह का। यदि हम उसको कैटेगराइज करेंगे, तो आप जिस प्रकार से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उस समय ने आपने खेल का बेसिक पढ़ा है या साइंस का बेसिक पढ़ा है, और आपका जो समय तैयारी चल रही है वो मध्य प्रदेश को पढ़ने की चल रही है, आप सीधे वो वीडियो खोल करके सिर्फ मध्य प्रदेश को रिवाइज करने के हिसाब से बैठेंगे। आप अपने नोटबुक में भी मध्य प्रदेश के कंटेंट जो आपको लगेंगे जरूरी, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे कि इसका हमें एक लाभ मिलता है। फिर भी आपके यदि कोई सुझाव है उसको लेकर के, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सही हों, आपके यदि कोई सुझाव है, क्योंकि आप लोगों की संख्या ज्यादा है, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सुझाव ज्यादा अच्छे आएंगे कि इस क्लास को एक में किया जाए या इसी प्रकार से कैटेगराइज करके किया जाए। तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, उसको हम लोग सम्मिलित करेंगे। करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी मेंस और प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स उपलब्ध है एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में। इनके साथ आपको ऑफर मिल रहे हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। ये सभी ऑफर दिसंबर में पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी बंद कर दी जाएगी और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी ऑफर से खत्म हो जाएगी। और रह गई बात इंग्लिश मीडियम नोट्स की, तो आपको 5 जनवरी तक मध्य प्रदेश के जो एमपीपीएससी के मेंस के इंग्लिश मीडियम नोट्स है, ये एग्जाम गुरुजी की तरफ से आपको लॉन्च कर दिए जाएंगे। किस प्रकार से किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे। करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं आज के सुबह के विचार के साथ। आप तब तक फेल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपका होता है ना कि आपकी विल पावर मजबूत है, मन से आप जीत के लिए उद्देश्य के साथ अपने आगे बढ़ रहे हैं और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको, आप क्या कहते हैं, आप हार नहीं सकते, आपको वो हारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप प्रयास लगातार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। सामाजिक प्रगति सूचकांक आया है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रदर्शन किया वो पुडुचेरी किया है। डिटेल में, काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था। मध्य प्रदेश की रैंक इसमें काफी खराब है। इसके बारे में हम अभी इसकी जो वो है सूची है वो आ चुकी है, इस पे हम अलग अलग वीडियोस आपको लेकर के आएंगे। आप उसके लिए परेशान नहीं हो, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो या केंद्र सरकार की रिपोर्ट हो या राज्य सरकार की रिपोर्ट हो, सभी पे हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे और मध्य प्रदेश का क्या कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत सरकार ने 2022-23 तक देश में कितने लाख टन पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 205 लाख टन का रखा है। कॉप 15 में 2030 के लिए गोल्स तय किए गए हैं, 4 गोल्स है और 23 टारगेट्स तय किए गए हैं। भारत का जो पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये चालू किया है कल्याणी ग्रुप ने। अभी यूनेस्को में 3 सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल किया गया है। तीनों के बारे में काफी डिटेल में बताया है, उनका ऐतिहासिक महत्व भी बताया है। तो हमारे यहाँ जब लिस्ट हो जाती है वो कुल अस्थायी सूची की 52 हो जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है।
वहीं पर हमारे यहाँ जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, इसको पूरी तरह से कंप्यूटराइज करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य है। हमारे यहाँ जो 7th विश्व युवा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता चल रही है, इसमें जो कल्पना गुर्जर है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय कबीर सम्मान में बात करी जाए तो 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अभी राज्य पुरस्कार और जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, उनकी घोषणा करी गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उसकी भी हमने आपको वहां पे पिछले करंट अफेयर के लिस्ट दे दी है, साथ ही में पीडीएफ भी उसकी डाल दी है। जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजू सिंह है, इन्होंने रजत पदक जीता था। करंट अफेयर की शुरुआत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। निम्न में से कौन नैक यानी एनएसीसी के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है? नैक का जो ये विश्वविद्यालय बना है, ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर बना है। हमने करंट अफेयर में पिछली बार पढ़ा था कि जो महाविद्यालय था वो हमारे यहाँ उज्जैन का माधव राष्ट्रीय विज्ञान महाविद्यालय था। ये विश्वविद्यालय है, तो जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है, ये अमृतसर में है पंजाब के, और इसको नैक ने अभी ग्रेडिंग में 3.85 की रैंक दे करके ए ग्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है। नैक की बात करी जाए यानी एनएसीसी, इसको कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है। नैक क्या होता है? किसी भी जो हमारे शिक्षण संस्थान होते हैं, इनका क्या करता है? मूल्यांकन करता है कि यहाँ पे सुविधाएं किस प्रकार की, सुविधाओं की सभी चीजें देखी जाती हैं उसमें। एक विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय में क्या सुविधाएं एक छात्र को मिलनी चाहिए ताकि उसका विकास अच्छा हो, इन्हीं सब चीजों को लेकर के ग्रेडिंग की जाती है। जो अच्छे ग्रेड होते हैं तो उसको क्या होती है? एक प्रोत्साहन है एक तरह का, साथ में एक प्रकार का दंड भी होता है, बेइज्जती भी होती है। एबीसी ग्रुप में इसको बांटा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में की थी। जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान है, इसका एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय की बात करी जाए तो यूजीसी का दिल्ली है, लेकिन नैक का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु है। ठीक है। और ये गुणवत्ता वगैरह की क्या करता है? परीक्षण करता है। उच्च शिक्षण संस्थान जो हमारे होते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका नैक मूल्यांकन करता है। बात करें जाए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 1969 को हुई थी, और उस समय जब गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब इसकी स्थापना की गई थी। और किसी भी विश्वविद्यालय का जब क्या कहते हैं गठन होता है, तो हमारे यहाँ की जो विधानसभा होती है राज्यों की, उनके द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, उसके माध्यम से उसको किया जाता है। ये विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय का भी इसको दर्जा दिया जा चुका है। बात करी जाए इस विश्वविद्यालय की, तो 23 बार खेलों में समृद्ध उत्कृष्टता के लिए इसको मौलाना अबुल कलाम आजादी जो ट्रॉफी होती है, ये इसको सम्मानित किया जा चुका है। हमारे यहाँ के जब राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उस समय ये मौलाना अबुल कलाम जो आजाद ट्रॉफी होती है, ये भी दी जाती है। ये ट्रॉफी एक ही है, जो उसका विजेता होता है, ये उस विश्वविद्यालय के पास उस अगले जो स्पोर्ट्स होते हैं तब तक वो वहां पे रखी रहती है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। जो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होने वाली है 2023 की, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका जो आयोजन किया जाता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसके द्वारा किया जाता है, और ये जो आयोजित किया जाएगा 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक होगा। ये 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होगी। इसमें जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वो क्या करेंगे? वो विश्व कप जो चैंपियनशिप होगी उसके लिए क्या होंगे? क्या कहते हैं, क्वालिफाई करेंगे। इसका जो आयोजन होता है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के द्वारा की जाती है, और ये नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। रैंकिंग जारी होने के बाद उनकी वरीयता तय होगी, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि सितंबर 2023 में होने वाली है सर्बिया में, बेलग्रेड में, वहां पे खिलाड़ी वहां जाएंगे। 1979 में कुश्ती चैंपियनशिप जो ये हुई थी, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसका जब पहला संस्करण भारत के जालंधर में आयोजित किया गया था, इसके बाद मुंबई में किया था। बात करें हम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, तो ये दुनिया में जो शौकीन कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, इसको पहले फीला कहा जाता था, जिसके हमने स्पोर्ट्स के कपड़े देखे होंगे, शूज वगैरह देखे होंगे, वो फीला ही इस टाइप से लिखा रहता, तो इसका पुराना नाम फीला था। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के कुर्सियर सुरुवेबे में है। अध्यक्ष वर्तमान में नेनाथ लालोविक है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। भारत की मानव युक्त जो अंतरिक्ष उड़ान है गगनयान, किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी 2024 में। भारत की संसद चल रही है, वहां पर हमारे यहाँ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि जो गगनयान मिशन है, इसको 2024 की जो चौथी तिमाही होगी,
यानी आखिरी की जो तिमाही होगी उसमें इसको लॉन्च करने का लक्ष्य है। और गगनयान में लगभग 3 सदस्य जो चालक दल के साथ उनको भेजा जाएगा वहां पर। और इसके बाद क्या होगा, वो भारतीय समुद्र जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान की अभी एक कल्पना करी गई है। पहले इसकी जो कल्पना थी वो 2007 की थी, लेकिन उस समय बजट नहीं मिला था। फिर इसके बाद औपचारिक रूप से 2018 में इसके लिए अलग से बजट अलॉट किया गया 10,000 करोड़ रुपए का। तब ये प्रोजेक्ट जाकर के शुरू हुआ है। और इसको पहले जो लॉन्च करने वाले थे वो 2021 में करने वाले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ और कारणों से उसको नहीं किया गया, उसको आगे बढ़ा दी गई। फिर इसके बाद कोविड आ गया, बाकी चीजें भी हुई हैं। तो जो पहला मानव रहित यदि बात करें हम मिशन की, तो 2023 के अब जो लॉन्च किया जाएगा वो अंतिम में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मानव रहित मिशन होगा वो 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। अब गगनयान के जो अंतरिक्ष यात्री होंगे वहां पर रहने के लिए उनको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है वर्तमान में, 4 भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं और चालक दल के रूप में इन्हें चुना गया, उनको रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ में अब हमारे यहाँ भी जो बेंगलुरु है वहां पे भी एक यात्री प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की गई है। वर्तमान में यदि दुनिया में बात करी जाए तो 3 देश हैं जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान भेजा है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है, जिनके पास मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता है। और 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक रॉकेट पर सोवियत संघ के उस टाइम थे अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। बात करी जाए पहली महिला सोवियत संघ की, वेलेंटिना टेरेस्का हैं, जिन्होंने 16 जून 1963 को अपना अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया गया था। और हमारे देश के जो विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, ये अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। बात करें यदि इसरो की, जो इसको भेज रहा है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है इसके एस सोमनाथ हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। जो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में होगा, ये किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा कर्नाटक में। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी 2023 को इस बार मनाया जाएगा। और ये जो युवा उत्सव होगा हुबली और धारवाड़ है जो यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इसका इनोग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, मध्य प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव हो, इसका जो आयोजन किया जाता है वो केंद्रीय युवा मामले का जो खेल मंत्रालय होता है हमारे यहाँ का, उसके द्वारा किया जाता है। साथ में राज्यों का भी एक राज्य, जिस राज्य में आयोजित किया जाता है उस राज्य का सहयोग भी लिया जाता है। ये पहली बार जो आयोजित किया गया था 1995 में किया गया था। ठीक है। और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय युवा सप्ताह है कब मनाया जाता है, तो 12 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री वहां के बसवराज बोम्मई है, और राज्यपाल हमारे यहाँ के थावरचंद गहलोत जी हैं, वो इस समय वहां के कर्नाटक के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। निम्न में से किस मनोनीत सदस्य को राज्यसभा के जो उपाध्यक्षों का पैनल होता है उसमें नियुक्त किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है? तो ये कोई और नहीं, हमारा जाना पहचाना नाम है पीटी उषा है, जिन्हें हमारे यहाँ राज्यसभा के जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, इन्होंने इनको उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एक मनोनीत सदस्य राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष का पैनल होता है उस पे उनको नियुक्त किया गया है। इनके साथ साथ जो सांसद हैं वाई एस रेड्डी, इनको भी किया गया, विजय साई रेड्डी को भी किया गया है। और पीटी उषा जो वर्तमान में हमारे यहाँ का जो ओलंपिक संघ है, उसकी भारतीय ओलंपिक संघ, उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी है और अभी ही चुनी गई है इसी माह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्विरोध निर्वाचित हुई है उसके लिए। और पीटी उषा फेमस है, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है। 1984 में लॉस एंजलिस में 400 मीटर की जो बाधा दौड़ थी उसमें फाइनल में पहुंचने वाली भी हमारे यहाँ की पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला एथलीट थी। 1980 में मास्को में जब ओलंपिक में उषा का अंतरराष्ट्रीय कैरियर की उन्होंने शुरुआत करी थी, 16 साल की उम्र में मास्को में भाग लेने वाले उस समय वो सबसे युवा एथलीट थी। और इन्होंने एक वक्तव्य दिया था अभी लेटेस्ट में दिया था जब इन्हें पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो क्योंकि इन्हें पद्म पुरस्कार जो दिए गए काफी देर से दिए गए, क्योंकि इनकी जो उपलब्धियां थी काफी पहले की थी। 84 में बताओ आप, ये ओलंपिक पहुंची थी, इन्हें अभी हाल ही में 2 साल पहले इनको पद्म पुरस्कार दिए गए।
तब उन्होंने ये कहा था कि यह मेरे जीवन का एकमात्र काम है और मैंने इसे जारी रखा। यानी उन्होंने अपने खेल के लिए उस समय प्रशिक्षण दे रही थी, इनके अपना एक इंस्टीट्यूशन भी है। तब उन्होंने कहा था कि मुझको देर से मिला है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही थी और यही मेरे जीवन का एकमात्र काम है जिसे मैं हर दिन हर रोज करती हूँ। तो ये जो वक्तव्य है इनका हमें बहुत प्रेरित करने वाला है कि ये लगातार अपने कर्म को करती रही और खुद से मोटिवेट रही। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ और बात करते हैं, यदि आप एमपीएसआई या पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश और मैनेजमेंट के कोर्स जो कि सेलेक्टेड सर हैं, लेवल इंस्पेक्टर हैं, इनके द्वारा पढ़ाए गए हैं। ये एंजेला मैडम है, एंजेला मैडम की वीडियो लेक्चर्स आप सभी ने देखे हुए हैं, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, इन पे ऑफर चल रहा है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से अब हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किस लिए मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे देश के जो गणितज्ञ हैं रामानुजम की, उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है। इनका 1887 में बर्थ हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 1920 में हुई थी, यानी 32 की एज में हो चुकी थी। और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी गणित दिवस के मनाने की, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2012 से इसकी शुरुआत करी थी। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय गणित जो इसको राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया था 2012 में, और साथ ही में जो उनका जन्मदिन था उसको राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके साथ ही बात करें तो जो इलाहाबाद में सबसे पुरानी जो विज्ञान अकेडमी है, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष गणित के अनुप्रयोग के लिए रामानुजम की एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य 33वीं नेशनल जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीता है, यानी ओवरऑल चैंपियन रहा है? तो वो मध्य प्रदेश रहा। वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश बहुत मजबूत है, तो आपको इसमें पदक लगातार देखने को मिलते रहते होंगे। तो मध्य प्रदेश की जो टीम है इसने 33वीं जूनियर और सब जूनियर नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन रही है। और वहीं यदि आप बात करो पैरा कैनो की तो उसका खिताब भी जीता है। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे रही है, 12 स्वर्ण, 2 रजत और 14 पदक कुल जीते हैं। साथ ही में दूसरे नंबर पे उड़ीसा रही है, तीसरे नंबर पे तेलंगाना रही है। जूनियर महिला वर्ग में भी मध्य प्रदेश ने 9 स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत जीते हैं, 1 कांस्य पदक जीता है, तो कुल 14 पदक यहाँ पर जीते हैं। और दूसरे नंबर पे उड़ीसा की टीम रही है। 16वीं जो पैरा कैनो नेशनल चैंपियनशिप हुई है इसमें भी मध्य प्रदेश की टीम ओवरऑल चैंपियन रही है। इसमें मध्य प्रदेश ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल 12 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर हरियाणा रही है। ये मध्य प्रदेश की टीम ट्रॉफी के साथ 2 ट्रॉफियां लेकर करके बैठी हुई है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग, जिसे हम लोग पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी सड़कों की ही होती है, तो आपको याद रखना बहुत आसान है। क्वालिटी किसमें कंट्रोल की जाएगी? सड़कों की जाएगी। तो एक बारिश झेल नहीं पाती है तो उनका क्वालिटी कंट्रोल सेल गठित किया गया है, मतलब एक इंस्पेक्शन टीम गठित की गई है जो हमारे यहाँ की सरकारों में या हमारे यहाँ के जो शासकीय विभाग होते हैं जिसकी सबसे बड़ी कमी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी भी चीज के ठेके दे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन उसको इंस्पेक्शन करने वाला कोई नहीं होता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। तो एक अच्छी पहल है। और यदि आपसे कभी पूछा जाएगा कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो सचिव होंगे वही बाय डिफॉल्ट इसके अध्यक्ष होंगे। बाकी के सभी डिपार्टमेंट इस पे रखे गए हैं। इनका काम क्या रहेगा? क्वालिटी कंट्रोल का, कार्यों की गुणवत्ता समय समय पर वो देखेंगे, उस पर नजर रखेंगे, साथ में उसके लिए अलग अलग गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सर्कुलर भी जारी करेंगे कि आपको क्वालिटी किस प्रकार से मेंटेन रखनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 65 लाख हेक्टेयर का सिंचित का लक्ष्य रखा हुआ है। अभी आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो जनवरी के 2 सप्ताह हैं शुरुआत के, या जनवरी और फरवरी, विशेषकर वैसे दिसंबर भी है थोड़ा सा, लेकिन जनवरी और फरवरी मध्य प्रदेश में बहुत सारे करंट अफेयर्स लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस, साथ में बिजनेस समिट, और इसके बाद होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो अभी क्या है, मध्य प्रदेश का होने वाली है बिजनेस समिट, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए
मध्य प्रदेश की जो प्रॉज है वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे उन्होंने जानकारी दी है मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने कि 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर हमारा लक्ष्य है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है क्योंकि ये लगातार खबरों में बना हुआ है, क्योंकि सरकार इसको अपनी उपलब्धि के रूप में बता रही है कि हमने 43 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या किया है, सिंचित कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन भी, अनाजों का उत्पादन भी बढ़ा है। साथ ही में जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को कब तक, 2024 तक पेय योग्य जल उनके घर तक पहुंचाना है, जिसमें अभी इनने कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। और हमारे यहाँ का जो बुरहानपुर जिला है वो देश का पहला जिला जहां हर घर नल पानी पे पहुंच रहा है, यानी पाइपलाइन के माध्यम से पीने योग्य जल उन्हें दिया जा रहा है। बिजली उत्पादन की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान क्षमता है वो 21,000 मेगावाट तक हो चुकी है, जिसमें 2,444 मेगावाट बिजली जो उत्पादित होती है वो पवन ऊर्जा से होती है, 2,452 मेगावाट हमारे यहाँ सौर ऊर्जा से तैयार की जाती है। तो ये आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं और ये बजट के जो भाषण हुआ था उसमें भी थे। आज का आखिरी प्रश्न, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु किस देश में भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा, यूक्रेन में तो बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा, जाना था चीन, जापान पहुंच गए ना। इसको याद करना बहुत आसान है। ये अभी योजना मुख्यमंत्री परिषद, जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें चालू की गई है। आपको प्रश्नों को, योजनाओं को मैं लगातार कह रहा हूँ, पूछने का तरीका अब बदल चुका है। अभी हाल ही में जो एक प्रश्न पढ़ा था हमने एग्जाम में, पीएससी के द्वारा पूछा गया था, उसमें प्रसूति योजना का पूछा गया था, लेबर डिपार्टमेंट में जो चालू है, श्रम कार्य मंत्रालय में, वहां पे पूछा गया था कि ये कितने बच्चों तक के लिए इस योजना का लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें थोड़े कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें याद करके रखना, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग की ये योजना है तो स्वाभाविक है, इसमें जो पिछड़े वर्ग हमारे और अल्पसंख्यक होंगे उन्हें भेजा जाएगा, ना कि सभी को भेजा जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो कंपनी जिस प्रकार से डिमांड करेगी उसको उनको ट्रेन करके जापानी भाषा का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद उनको कहाँ भेजा जाएगा, जापान भेजा जाएगा। उसमें कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। संख्या निर्धारित है, 200 इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण कर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाएगा। वीजा का खर्च सरकार उठाएगी, बाकी की कुछ सब्सिडीज भी देगी। अब इस योजना के अंतर्गत अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है, स्वरोजगार योजना है, तो उद्योगों की स्थापित करने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किस जिले के केले का चयन किया गया है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, आज उत्तर देने वालों की संख्या काफी कम हो गई थी, जो रेगुलर आंसर दे रहे थे आज वो सभी के सभी अंतर्ध्यान हो गए थे। थोड़ा सा आप लोग लेजी मत होइए, ठंड आ गई है, स्वाभाविक है। आंसर सभी लोग करिए, ए बी सी डी का ही करिए, लेकिन करिए, लेकिन यदि आप डिटेल्स दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे साथी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग उसमें दिखता है, आप लोग उनके लाइक जरूर करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। तो पूनम दुबे ने काफी अच्छी डिटेल यहाँ पर शेयर करी है, उनकी हमने पिन कर दिया था, आप सभी लोग करंट अफेयर्स में देख लेंगे। बहुत सारी जानकारी है। मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था आगर मालवा से हट करके 15 अगस्त 2003 को किया गया था, ताप्ती नगर के किनारे बसा हुआ है, दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, चांदनी ताप्ती परियोजना है, यहाँ पर नेशनल न्यूज़पेपर कारखाना है, मुमताज महल है, बीबी की मस्जिद है, आदिल शाह का मकबरा है, इच्छा देवी मंदिर है, आशा देवी मंदिर है, और गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, बुनकरों का शहर है, फारूकी राजवंश का शासन रहा है, शहजादा परवेज का मकबरा है, दौलत खां का मकबरा है, खूनी भंडारा, यहाँ पे खुशी लिख दिया शायद वो खूनी भंडारा है, पावरलूम उद्योग भी है। तो और भी बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे नजीम खान है, जया खोले हैं, इन्होंने शेयर करी है। आप सभी लोग यूट्यूब के हमारे चैनल पे जो ये वीडियो डला हुआ है वहां पे डिटेल्स में देख लेंगे। चलते चलते आप सभी के लिए आज का प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सिंचाई परियोजना गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा पर स्थित है? ये हमें बताना है कि वो परियोजना कौन सी है। जब वो परियोजना मिल जाएगी तो उसके बारे में हम यहाँ पे गोदावरी नदी की बात कर सकते हैं, वैनगंगा की भी बात कर सकते हैं, साथ ही में ये जहाँ पर है, जिस जिले को सिंचित करती है, वो भी कर सकते हैं। अभी आप पिछले 2 से 3 प्रश्न उठा लेना लास्ट एग्जाम के, वहां पे आपको सिंचाई परियोजनाओं से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम जो 2021 का हुआ था पीएससी का, उसमें भी एक प्रश्न सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ा हुआ आया था। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना, ये लगातार पूछ रहा है सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न,
तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लेंगे। छोटी छोटी परियोजनाएं उनको भी ट्रिकी तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। करंट अफेयर्स यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दें। संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, हमारा टारगेट था कि हम 2000 तक टच कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी निराशा यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को विश्वास है आप इसको जरूर शेयर करेंगे। कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें, सुबह अपडेट हो जाती है। हमारी और आपकी मुलाकात शनिवार को होगी अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।